पहले से ही कर्ज की दौड़ में सबसे आगे जापान इस वित्त वर्ष में अपने कर्ज के पहाड़ पर लगभग $2 ट्रिलियन जोड़ रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए स्टिमुलस पैकेज भी दिए गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के लगभग 2.5 गुना के कर्ज के स्तर के साथ जापानी सरकार बॉन्ड को रिलीज कर रही है, वो भी अल्ट्रा लो पे, और निवेशक के विश्वास को ऊंचा रखने का प्रबंधन भी कर रहा है, जिससे वे डिफॉल्ट होने से बच जाएं। जिस भी तरीके से आप इसे देखेंगे, जापान का कर्ज आधार रूप से बड़ा है। बैंक ऑफ जापान के अनुसार 2019 के अंत में यह इतना था। यह लगभग $12 ट्रिलियन के बराबर है, जो अमेरिका के लोन की कुल राशि के आधे से अधिक है। लेकिन यह जापान की जीडीपी से 240% अधिक है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा कर्ज माना जाता है। जापान का कर्ज 1980 के दशक में बढ़ना शुरू हुआ। उसका फाइनेंस और रियल एस्टेट का बबल एक विनाशकारी प्रभाव में फट गया। स्टिमुलस पैकेज और तेजी से उम्र बढ़ने वाली आबादी के साथ जो स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जापान के कर्ज ने पहली बार 1980 के दशक के अंत में 100% हो गया था जीडीपी के। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ये 2010 में 200% था और अब जीडीपी का लगभग 240% है। और कुछ समय पहले ही जापान की संसद ने 117 ट्रिलियन येन के स्टिमुलस पैकेज पर सहमति व्यक्त की, जो कर्ज को जीडीपी के अनुपात को 250% से भी अधिक धकेलने की संभावना कर देगा। इस कर्ज को वित्त करने के लिए जापान सरकार जेजीबी के रूप में जाने वाले बॉन्ड जारी करती है। इन्हें नियंत्रित बैंक ऑफ जापान करता है, देश का केंद्र बैंक, जो आधिकारिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन सरकार के साथ आर्थिक नीति का निकट समन्वय करता है। एंटीवायरस के उपायों की वजह से बैंक ने जेजीबी को खरीदने पर अपनी स्वयं की लिमिट को हटा दिया है, जिससे वह जितना चाहे उतना खरीद सकता है। इसने जेजीबी के आधे से ज्यादा बॉन्ड्स पर पकड़ रखी हुई है। यह खरीदारी डेप्थ मार्केट में जेजीबी की कीमत का समर्थन करता है और बॉन्ड पर इंटरेस्ट को भी कम रखता है। इस वजह से कीमतें और इंटरेस्ट विपरीत दिशाओं में चलती हैं। इसका मतलब है कि केंद्र बैंक द्वारा अल्ट्रा लो इंटरेस्ट दर पर सरकार को फाइनेंस किया जा रहा है, जिससे यह अधिक सस्टेनेबल बन जाता है। बैंक ऑफ जापान द्वारा अल्ट्रा लो इंटरेस्ट की स्थितियां एक कारण हो सकती हैं, जिससे जापान कम समस्या झेल रहा है अपने कर्ज की वजह से। ऐसा ताकाशी मीवा का मानना है, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं नमूरा बैंक के। निजी और संस्थागत निवेशकों को भी जेजीबी पसंद है, क्योंकि वह उन्हें अपना पैसा लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह के रूप में देखते हैं, जिनका पैसा इतिहास में शेयर बाजार में डूब चुका है। धन का एक बड़ा हिस्सा इन बुढ़े लोगों के पास होता है, जिनके पास वित्तीय शांतता की कमी होती है, और ये रिटर्न्स के बजाय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा शिगेतो नगाई का मानना है, जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स से हैं। सीमित निवेश और कर्ज देने के अवसरों के साथ घरेलू स्तर पर बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों को भी जेजीबी की जरूरत है, ताकि वे अधिक बचत के लिए अपनी बड़ी रकम लगा सकें। ऐसा नगाई का मानना है। ये बॉन्ड येन में निकलते हैं, फिर भी एक परेशान आर्थिक समय में सुरक्षित माने जाते हैं, और विदेशी संस्थानों द्वारा आयोजित अनुपात बहुत कम है, जिससे दबाव के कारण भी कम रहते हैं। वास्तव में कर्ज का 90% जापानी निवेशकों द्वारा आयोजित किया जाता है। एक और बात जो बाजार का विश्वास ऊंचा रखती है कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार है, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व में $3 ट्रिलियन से अधिक पर पकड़ बनाए रखे हैं और विदेश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करता है। कर्ज के बढ़ते पहाड़ का मतलब है कि अल्ट्रा लो दरों के साथ जापान सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि इसकी दूसरी सबसे बड़ी बजट लाइन है। कर्ज को कम करने का एकमात्र तरीका टैक्सेस को बढ़ाकर यह सार्वजनिक खर्च में कटौती करके ही है, लेकिन इससे जापान की पहले से खराब अर्थव्यवस्था में वृद्धि को कम करने का खतरा भी हो जाएगा।